मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल है? मजे में होगे? अभी कल तक हमने प्रीवियस लेक्चर में ग्राफ के कॉन्सेप्ट का जो टॉपिक देखा था उसमें एक चीज देखे थे कि y इज इक्वल टू mx का ग्राफ कैसे बनाते हैं, यानी y इज इक्वल टू 2x का ग्राफ कैसे बनाते हैं, y इज इक्वल टू 3x का ग्राफ कैसे बनाते हैं, y इज इक्वल टू 4x का ग्राफ कैसे बनाते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने देख लिए थे। नहीं, कैसे बनाते हैं आपको पता था। सिंपल काम करना था, ओरिजिन से पास करते हुए फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में ड्रॉ कर देना था। ठीक है, चलो अब अभी एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग दे रहे हैं और उस क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे और आगे के टॉपिक को देखेंगे। मोस्ट प्रोबेबली आज लीनियर इक्वेशन के ग्राफ का कॉन्सेप्ट आपका एंड हो जाना चाहिए और हो सकता है कि क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट स्टार्ट भी हो जाए, है ना, वो डिपेंड करेगा टाइम पे। ओके, चलो तो बिना देर किए समझना स्टार्ट करते हैं। और आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अभी के अभी करो और प्रेजेंट सर कहना मत भूलना। स्टार्ट करते हैं अपने आज का वीडियो। देखो बच्चों, एकदम ध्यान से देखिए। जहां तक कि कल की बात थी, कल मैंने आपको एक छोटा सा तरीका सिखाया था, उस पे बेस्ड आज एक क्वेश्चन दे रहा हूं। देखते हैं आप लोग कर पाते हैं कि नहीं। आपको मैच करना है ना, मैच द फॉलोइंग, आपको मैच करना है। सो ग्राफ में कैसा मैच बता रहा हूं, ग्राफ में कैसा मैच। चलो ठीक है, इसका मैंने नाम रख दिया A, इसका B, इसका C। कोई दिक्कत है? चलो हो गया, A, B और C हो गया। अब मान लो कि ये मेरा y एक्सिस है और ये मेरा x एक्सिस है। अब हम यहां पे कुछ इक्वेशन लिख रहे हैं। y इज इक्वल टू 1/3x, ठीक है, y इज इक्वल टू 1/2x और y इज इक्वल टू 3x, है ना। और इधर मैं लिख रहा हूं A, B और C। आपको ये मैच करना है कि कौन सा इक्वेशन किस ग्राफ को सूट करेगा। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया मैच द फॉलोइंग का, पहला क्वेश्चन ये हो गया। इसी तरीके से एक दूसरे क्वेश्चन को हम लोग लेके आते हैं, सेकंड क्वेश्चन को लेके आते हैं, देखते हैं इसको आप मैच कर पाते हो कि नहीं। ठीक है, ये हो गया अगेन मेरा A, ये B और ये C। ठीक, अब देखो यहां भी वही लिखते हैं। y इज इक्वल टू 7x, y इज इक्वल टू 3x और थर्ड ले लेते हैं y इज इक्वल टू 4x और इधर मैं लिख देता हूं A, B और C। दोनों ही क्वेश्चन में आपको बताना है कि 1 किसके साथ मैच हो रहा है, 2 किसके साथ मैच हो रहा है और 3 किसके साथ मैच हो रहा है। पहले आप ये सोचो, कल के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, इसको सोचो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। पहले खुद से एक बार सोच के बना के देखो, ठीक है। चलो, आई होप आप लोग सोच रहे होंगे, पॉज करके सोचना था। मैं बताता हूं सर जी, सिंपल सी बात है। अगर A को 1 नंबर को देखा जाए तो 1 नंबर का स्लोप है 1/3, सेकेंड नंबर का स्लोप है 1/2 और थर्ड नंबर का स्लोप है 3। तो सबसे ज्यादा स्लोप किसका है बताओ, सबसे ज्यादा स्लोप किसका है? थर्ड नंबर वाले का। तो जिसका सबसे ज्यादा स्लोप है वो ग्राफ का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी सबसे ज्यादा होगा, बिकॉज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्लोप ऑफ द ग्राफ। तो इसकी अगर स्लोप 3 है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन सबसे ज्यादा, यानी ये पक्का C से मैच खाएगा। तो इसको हम लोग मैच खिला दे रहे हैं C से, ठीक है। अब इन दोनों में किसका स्लोप ज्यादा है? तो 1/2 ज्यादा है 1/3 से, तो ये मैच खा जाएगा B वाले से और ये मैच खा जाएगा A वाले से। सिंपल सा सिस्टम हो गया, है ना। स्लोप हमको डिसाइड करने में हेल्प किया कि कौन किससे मैच खाएगा। अब इधर आते हैं। सर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था, तो मेरा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ये निकल के आ रहा था एंटी क्लॉकवाइज में, थीटा थीटा थीटा। यहां अगर हम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन निकालते हैं बच्चों तो क्या आएगा सर? एंटी क्लॉकवाइज में निकालना है सर, तो यही तो है एंटी क्लॉकवाइज में। एक ये हुआ, फिर एक ये हुआ और एक ये हो गया। ये एंगल होगा ना मेरा निगेटिव एक्स एक्सिस के साथ। अब इसमें पूछा जाए कि सर 7x का स्लोप जो है, 7x का स्लोप सबसे ज्यादा है, तो मेरे हिसाब से 7x वाला ये होना चाहिए,
सोच लो ध्यान से। जी हाँ, जिसका स्लोप ज्यादा उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ज्यादा। तो 7x a से मिलेगा, उसके बाद 4x b से मिलेगा और 3x c से मिल जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से अगर आपको ये क्वेश्चन आपसे बन गया हो, यानी आपके कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर है। तो अगर आपसे y इज इक्वल टू 2x 3x 4x 7x इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस दे या बोले कि आप इसको बना के दिखाओ, तो आप बड़े अच्छे से इसको बना सकते हो। ग्राफ का कॉन्सेप्ट ये वाला आपका क्लियर हो चुका है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इससे, है ना। ये था y इज इक्वल टू mx का। मैंने इसमें दो प्रकार आपको सिखाए थे कि y इज इक्वल टू mx में दो टाइप के ग्राफ बच्चों बनाने होते हैं। एक होता है y इज इक्वल टू mx प्लस c। समझना मेरी बात को, अगर मेरे पास y इज इक्वल टू mx का ग्राफ है तो इसमें दो पार्ट कैटेगराइज्ड होता है। कौन कौन सा बताओ? एक होता है y इज इक्वल टू mx प्लस c और दूसरा होता है आपके पास y इज इक्वल टू mx माइनस c। दो टाइप के ग्राफ आपके पास होते हैं, एक होता है mx प्लस c और एक होता है mx माइनस c। जहां तक mx प्लस c की हम बात करते हैं, इसका ग्राफ कैसे बनेगा बताओ? तो इसका ग्राफ अगर mx प्लस c है तो चलो आओ इसके ग्राफ को देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ठीक है, सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ठीक है, चलिए अगर आपको इसका ग्राफ बनाना होता आप क्या करते? आप ऐसे डब्बा ले लेते, है ना, और डब्बे को लेने के बाद यहाँ x लिखते, यहाँ y लिखते। अब यहाँ x की वैल्यू 0 लेते तो y की वैल्यू अपने आप 3 आती। अगेन x का वैल्यू 1 लेते तो y की वैल्यू अपने आप 5 आती। x की वैल्यू -1 लेते तो y की वैल्यू अपने आप 1 चली आती। और फिर क्या करते? एक ऐसे एक्सिस बनाते और उसके बाद यहाँ लिखते 1 2 एंड 3 1, फिर यहाँ लिखते 1 2 एंड 3 4 ऐसे। तो 0 पे आपको 3 मिला, आप ये पॉइंट लेते, है ना। आपने 1 लिया तो आपको 5 मिला, यानी 4 एंड 5 आप ये पॉइंट ले लेते। 1 पे आपको ये पॉइंट मिलता और आपने -1 लिया मेरे बच्चों तो आपको -1 पे क्या मिल गया बताओ? 1 मिला, यानी ये ले लेते और इसको क्या कर देते? ऐसे टक 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 ऐसे मिला देते। मिलाने के बाद ये जो ग्राफ बनता ये हो जाता y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 का। ठीक है, ऐसा आप ग्राफ प्लॉट कर देते। गुड। अब देखो इससे आसान तरीका मैं आपको समझा रहा हूं। एक बात बताओ, आपको ग्राफ किसका प्लॉट करना है? y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 का। ठीक है, तो एक बात बताओ, मैंने तुमको y इज इक्वल टू 2x का ग्राफ बनाना सिखाया है ना, कि 2x का ग्राफ कैसे बनाते हैं। कैसे बनाते हैं y इज इक्वल टू 2x का ग्राफ? तुम मने मन बोलोगे सर ये जो डॉटेड लाइन देख रहे हो, ये डॉटेड लाइन मेरे y इज इक्वल टू 2x का ग्राफ है। क्लीन है? ये डॉटेड लाइन किस चीज का ग्राफ है मेरे बच्चों? y इज इक्वल टू 2x। ठीक है, लेकिन क्या आपको y इज इक्वल टू 2x का ग्राफ बनाना है? नहीं, आपको y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 का ग्राफ बनाना है। तो इसके लिए क्या करोगे? आपको कुछ नहीं करना है, यहां पे y एक्सिस पे 1 2 और 3। ठीक है, यहां पे कितना जोड़े हुए बताओ? 3 जोड़े हुए ना। तो बस y एक्सिस पे इस ग्राफ को पकड़ना है और इसको उठा के घसका के ला देना है 3 पे। माने देखो क्या करना है, इसको पैरेलल घसकाओगे तो जब पैरेलल घसकाओगे तो ये ग्राफ ऐसे पास करेगा, ऐसे उठा के टक से घसका दिए, हाँ ऐसे ऐसे टक से ऐसे घसका देना, इधर लेना पट से ऐसे ऐसे था, टर से घसका दिए, यहाँ पे लग दिए। ठीक, और ये जो ग्राफ बन गया तुम्हारा, ये ग्राफ किसका हो गया? y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 का ग्राफ हो गया। हाँ, ये जरूर मेंशन करना है कि यहां की कोऑर्डिनेट क्या है? 0,3। बन गया आपका ग्राफ, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा। अच्छा, तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 का ग्राफ बनाना, तो मने मन सोच लेंगे 2x का इसे पास करेगा और उसी को 3 घसका देंगे तो ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ठीक है, उसी तरीके से अगर मान लो तुमको दूसरा एग्जांपल देते हैं, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 का ग्राफ बनाना है, 2x प्लस 1 का ग्राफ। तो आपके मन में ध्यान से देखना, आपके मन में 2x का तो ग्राफ पहले से है कि भाई ऐसे 2x बनेगा, बीच बीच जाएगा। अब प्लस 1 है, 2x से प्लस 1 है तो इसको एगो ऊपर घसका दो, यानी ऐसे जाएगा ग्राफ। यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0,1। बन गया ग्राफ तुम्हारा, ये हो गया y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 का ग्राफ। ठीक है, अगर इसी तरीके से मान लो हम एक और तीसरा केस ले लेते हैं, दे दिया y इज इक्वल टू 3x प्लस 4।
3x प्लस 4। तो y इज इक्वल टू 3x का ग्राफ आपको पता है ना, y इज इक्वल टू 3x का ग्राफ ऐसा टक 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 डॉटेड से जाएगा, लेकिन आपको 3x नहीं चाहिए, आपको 3x प्लस 4 चाहिए। तो इस ग्राफ को पट से ऊपर घसका दो। कितना घसका दोगे, यहाँ का कोऑर्डिनेट बताओ, 0,4 घसका दोगे, है ना। अच्छा, इसी तरीके से अगर 5x प्लस 8 होता तो y इज इक्वल टू 5x का ग्राफ ओरिजिन से जाएगा और उसको कितना ऊपर घसका देना है, 8 ऊपर घसका देना है, तो 5x प्लस 8 का ग्राफ बन जाएगा। 9x प्लस 10 तो 9x प्लस 10 का ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, चलो पहले इसको उतारो फिर और आगे बताते हैं। चलो फटाक से उतारो। चलिए बच्चों देखा जाए जरा, यहां देखते हैं। अगर मान लो कि मेरे पास ग्राफ आ गया y इज इक्वल टू 3x प्लस 6 का, कैसे बनाएंगे? एकदम सिंपल, एकदम सिंपल। देखो कैसे बनाओगे, बताओ। मने मन सोचो, मने मन सोचिए कि y इज इक्वल टू 3x का ग्राफ सर ऐसे टक 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 टक, ये रहा y इज इक्वल टू 3x का ग्राफ। लेकिन अपने को 3x नहीं बनाना है, 3x प्लस 6 बनाना है। तो इस 3x वाले ग्राफ को ऐसे ऐसे यहां आके रुक गया, चल रहा है तर स्कैन करते हुए 6 पे आके रुक गया, है ना। तो इसको कितना ट्रांसलेट कर देना है, कितना घसका देना है, 6। यहां का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0,6 हो गया। y इक्वल टू 3x प्लस 4 का, 3x प्लस 6 का ग्राफ। ठीक। अच्छा, अगर मान लो हमसे बोले कि भैया जी y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 और y इज इक्वल टू 3x प्लस 3, ये दोनों का ग्राफ एक ही में बनाओ, एक ही ग्राफ पेपर में बना के दिखाओ। हम क्या, ठीक है, चलो देखो कितना आसानी से बनेगा ये। ठीक, चलो बताओ। सबसे पहले ये बनाते हैं 2x प्लस 4 का। तो सर 2x कैसे, ऐसे बनेगा, टक 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 ऐसे करके स्लोप होगा, प्लस 4 लेके जाएगा, ऐसे जाएगा नहीं, तो ये हो जाएगा 0,4 बन गया y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 का। फिर बोल रहा है y इज इक्वल टू 3x प्लस 3, यानी अब की बार स्लोप अलग है ना, तो पैरेलल तो इसके नहीं बनना चाहिए, थोड़ा सा टेढ़ा बना दो। और कहाँ काटोगे, 3 पे काटोगे, तो इसको ऐसे ग्राफ बना दो। लो बन गया, ये वाला कोऑर्डिनेट दो 0,3। देखो इसका स्लोप और इसका स्लोप डिफरेंट भी है, ये 2x का हो गया और ये 3x का। इसका स्लोप ज्यादा है तो ये 3x हो गया, इसका स्लोप कम है तो ये 2x का हो गया, एक ही में बन गया। तो अगर कभी भी तुमको क्वेश्चन दे दे कि y इज इक्वल टू mx प्लस c का बनाइए, कुछ नहीं करना है, मने मन सोच लेना, टक 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 टक, ये mx का अब प्लस c, यानी ऐसे यहां हो जाएगा 0,c। ठीक है, समझ रहे हो बात को, कितना आसान है बताओ। चलो इसको भी उतार लो, थोड़ा सा जल्दी से पॉज करो और उतारो। देखो बेटा, इसको पेशेंस के साथ पढ़ोगे ना, मुझे पता है तुमको लग रहा होगा कि सर इसकी क्या ज़रूरत है, ये तो कहीं बुक में दिया ही नहीं है, और 10th के बच्चों को तो और लगता है। तो मैं तुम लोग को पहले भी बता चुका हूँ कि मैं जितने भी वीडियोस क्लास 10th के डालूंगा या डाल रहा हूँ, सारे वीडियो मेरे माइंड में ये सेट हैं कि मैं आपके बोर्ड के साथ साथ आपका एक फंडामेंटल बेस, एक फाउंडेशन तैयार कर रहा हूँ जेईई एडवांस के लिए। तो उसके लिए आपको पेशेंस चाहिए बच्चों। जब तक आप पेशेंस के साथ नहीं पढ़िएगा आप उस लेवल तक नहीं जा पाइएगा, है ना। और मेरा ध्येय रहता है, मेरे पास हर साल ज़्यादा बच्चे नहीं मैं रखता हूँ नहीं हूँ मैं ज़्यादा बच्चे। अगर तुम्हें क्लासरूम दिखाना है मैं तुमको कभी दिखा दूंगा, क्लासरूम तुम देख सकते हो, मेरा पीछे पूरा क्लासरूम है। मेरे पास मैक्सिमम कितने बच्चे हैं, मैक्सिमम मैं रखता हूँ तो 40 से 50 मैक्सिमम, उससे ज़्यादा मैं बच्चा ही नहीं रखता हूँ अपने 10th क्लास में, लेकिन सबकी फाउंडेशन बहुत तगड़ी कर देता हूँ। तो इस बात को समझो, पेशेंस रखो। बहुत सेलेक्टेड बच्चे तो पेशेंस नहीं रखोगे, ये सब चीज़ें भगा लो, क्या करोगे, मत देखो इन लेक्चर्स को, सीधे जो तुम्हारे काम के लेक्चर्स उसको देखो, जिसमें तुमको मज़ा आ रहा है वो देखो। पता चला कि ज़िंदगी में फिर कभी मज़ा नहीं आएगा, है ना। हमको वो काम करना आसान लगता है जिसमें हमें अच्छा लगता हो। तो ज़रूरी थोड़ी है कि हर इंपॉर्टेंट काम हमारे लिए आसान हो, नहीं। तो समझो, पेशेंस रखो इन चीज़ों में, ठीक है। चलो आ जाओ, नेक्स्ट आते हैं बच्चों हम लोग। नेक्स्ट जो हमारा है वो है y इज इक्वल टू mx माइनस c का। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, एकदम सिंपल। y इज इक्वल टू, जैसे मान लो 2x माइनस 1 का ग्राफ बनाना है, ठीक है। चलो देखो एकदम ध्यान से सीखना,
सर मने मन 2x का ग्राफ कैसे बनाएंगे? तो सर टक 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 ऐसे चला गया 2x का। अब बताओ इसने 1 जोड़ा है कि घटाया है? जोड़ा नहीं, घटाया है। जोड़ता तो इसको ट्र ऊपर लेके जाते, लेकिन घटाया इसलिए ट्र नीचे लेके आ जाएंगे। ठीक है, तो कितना नीचे लेके आ जाओगे इसको? 1। यहां कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0 -1 हो गया 2x - 1 का ग्राफ। बस सिंपल सा बात है। नेक्स्ट, अगर मान लो ऐसा ग्राफ तुमको दे दे y = 3x - 2 का, क्या दिक्कत है? प्रॉब्लम क्या है? मने मन सोचो, ये वाला मिटा देना है। ये मने मन सोच रहे हो, ये सपना है तुम्हारा, कल्पना दिखता थोड़ी किसी को, ये ओरिजिनलिटी है। मने मन 3x का इसे बनेगा सर, पता है सर। अच्छा -2 ओ से कर नीचे आ गया, ये वाला क्या हो गया तुम्हारा? 0 -2 हो गया। अच्छा, जब प्लस था तो ऊपर घसकाते थे, अब माइनस है तो नीचे घसकाना है। बाकी सब केस क्या है? सेम है। समझ गए बात को? कोई दिक्कत इसमें नहीं। बस उतार लीजिए इसको, जल्दी से उतार लीजिए बच्चों। चलो, बहुत बढ़िया बात है, आपने ये सीख लिया कि प्लस में क्या करते हैं और माइनस में क्या करते हैं। तो आपका 2 सेक्टर खत्म हो गया, y = mx का mx + c और mx - c। पहला वाला समझना खाली मुश्किल था, बाकी सब आसान है। नेक्स्ट आ जाओ थर्ड अपना जो टाइप है वो है y = -mx। अब देखो कितना आसान है, ये भी कितना आसान है समझना। y = जैसे -2x का ग्राफ, ठीक है, सिंपल, एकदम ज्यादा सिंपल। y = 2x का ग्राफ फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में होता था, फर्स्ट और थर्ड में, तो माइनस का सेकेंड और फोर्थ में ऐसा हो जाएगा। ये हो जाएगा y = जो ग्राफ ऐसे था वो सर से बदल के ऐसा हो जाएगा। समझ गए बात को? इन दोनों क्वाड्रेंट को छोड़ के ऐसे सो जाएगा, लंबा पूरा बढ़िया से सोएगा, है ना। इसको निगेटिव है, पूरा सोने का मन करता है। अगर वैसा ही मैं तुमसे दे दूं y = -3x का ग्राफ, बताओ क्या दिक्कत है सर? प्रॉब्लम क्या है? ये हो गया y = -3x का ग्राफ, ले लो सिंपल। यहाँ एरो लगा लो, जो है अपना सब सामान जो लगाते हैं अपना लगा लो, है ना। अगर मान लो तुमसे बोल दे कि भैया जी y = -5x का ग्राफ बना के दिखाओ, लो क्या करना है, बन गया -5x। अंतर क्या है? अगर ये पॉजिटिव होता था तो ये एंगल इधर, ये जो ऐसे सोया हुआ ग्राफ है ऐसे है, वो ऐसे हुआ करता था, नहीं, यानी कि अगर ये पॉजिटिव होता था तो उस कंडीशन में ये जो थीटा है तुम्हारा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, है ना। अगर मेरा स्लोप नेगेटिव है, m मेरा नेगेटिव है, तो उस कंडीशन में मेरा एंगल जो है वो 90 से लेके 180 के बीच रहेगा, है ना। और देखो ये 90 ज्यादा है, बिकॉज 90 तो यहीं तक पूरा हो गया ना, यहां तक 90 पूरा हो गया, उससे ज्यादा चला गया, है ना। लेकिन देखो 180 से कम है ना। तो ये चीज ध्यान रखना है आपको कि अगर माइनस लग जाएगा तो सीधे इसको पलट देना, -3x -4x -500x -600x -8000x, सब ऐसे ही बनेगा, सिंपल, बस हो गया, कुछ नहीं, ठीक है। चलो इसको भी उतार लो फट से। काम तो मेन तुम लोग का पाराबोला का बच्चों, यानी कि क्वाड्रेटिक के ग्राफ का मेन यूज है, बट फिर भी, है ना। चलिए आइए अब आते हैं अगले पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं बच्चों। अगर मान लो तुम्हारा ये क्वेश्चन ऐसा दे दे, मतलब ऐसा तुमको दे दे mx - mx + c, मतलब अब तुम्हारा ग्राफ कैसा बनेगा? y = -2x + 7। क्या दिक्कत है बनाने में? बताओ, कोई दिक्कत है? मने मन समझ में आ गया होगा कि ओ क्या करना है सर, ई वाला है -2x, इसको करके कितना ऊपर लेके चला जाना है, कितना ऊपर? 7, तो ये हो गया 0,7। ये बन गया तुम्हारा, ये वाला ग्राफ हो गया y = -2x + 7 का। समझ रहे हो बात को? कोई अंतर नहीं है, सीधे प्रीवियस वाले क्वेश्चंस की तरह है। y = -3x + 4 का बताओ। अरे सर कोई दिक्कत नहीं, अब तो मनो मन नहीं सोचना, इसे खींच देना है, खाली यहाँ लगा देना है 0,4, कुछ नहीं करना, एकदम सही ग्राफ है, ठीक है, कोई दिक्कत। अगर इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे माइनस कर देता तो क्या कर देते? इसी ग्राफ को नीचे लेके चले जाते,
तो ये वाली ग्राफ हो जाती तुम्हारी y इज इक्वल टू -2x -7, है ना। अच्छा, इसी चीज को यहाँ पे मैं माइनस कर दूं तो यही वाली ग्राफ कैसे चली जाएगी, नीचे क्या हो जाएगा बताओ, -3x -4, यही तुम्हारी y वाली ग्राफ हो गई। बोलो क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें? बस आसान सा कॉन्सेप्ट है। ओके, चलो इसको उतार लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो। तो देखो बच्चों, अब जैसे ये सब बहुत छोटी बातें थी, इन सब का उतना यूज आपको नहीं आएगा। हाँ आएगा, फिजिक्स में यूज आएगा, जैसे ओम्स लॉ का जब तुम ग्राफ पढ़ोगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, वहाँ पे इसका यूज आने वाला है थोड़ा बहुत, है ना। थोड़ा बहुत आगे तुमको 9th क्लास में इसका यूज है, 9th में ही पढ़ाया जाता है ये चीज़, बट पता नहीं आप लोग पढ़े हो कि नहीं। अब आते हैं मेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ पे, जिसका कॉन्सेप्ट हमको जानना जरूरी है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब अपना जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, इसको जरा बड़े गौर से देखना, इसका बहुत ज़्यादा यूज है। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। असल में एक्सप्रेशन का ग्राफ बनता है, ग्राफ इक्वेशन का नहीं बनता है ना। y बराबर करके बनाते हो आप, तो ध्यान रखना है। सो ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, समझो बात को। अगर मान लो मेरे को दे दिया y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो इसके ग्राफ जो हैं वो 4 ही तरीके के बन सकते हैं। कौन कौन से ग्राफ बन सकते हैं? तो या तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, देखो ग्राफ तो बनेगा ऐसा ही, कर्व, इसको कहते हैं पाराबोला, ऐसा कर्व बनता है। जैसे किसी भी स्ट्रेट लाइन, किसी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है, उसी तरीके से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा बनता है, पाराबोला बनता है। तो क्या कहते हैं, पाराबोला। तो या तो इसका इस ग्राफ का फिगर ऐसा हो सकता है, नहीं, या तो इस ग्राफ का फिगर ऐसा हो सकता है। यही 2 तरीके के ग्राफ बनते हैं, या तो ऊपर बनेगा या नीचे बनेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। या तो पाराबोला अपवर्ड, समझना मेरी बात को, इसमें और भी वैरायटी है, बट या तो पाराबोला अपवर्ड बनेगा या तो पाराबोला डाउनवर्ड। तो हम कह सकते हैं कि ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू y इज आइदर पाराबोला अपवर्ड और पाराबोला डाउनवर्ड। यही 2 हो सकता है, या तो पाराबोला अपवर्ड बनेगा या फिर पाराबोला डाउनवर्ड बनेगा। अगर ऊपर की तरफ बच्चों मुंह खुला हुआ है ना, ऊपर की तरफ मुंह खुला हुआ है, तो इसको कहते हैं हम लोग पाराबोला अपवर्ड। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, पाराबोला अपवर्ड। और अगर नीचे की तरफ मुंह खुला हुआ है तो इसको बोलते हैं पाराबोला, क्या, बताओ बताओ बताओ, जल्दी से बताओ, डाउनवर्ड, है ना। ऊपर तो अप्पू, नीचे तो चप्पू, सिंपल सी बात है। तो अपवर्ड और डाउनवर्ड। अब कब अपवर्ड बनेगा, कब डाउनवर्ड बनेगा, और उसमें क्या क्या वैरायटी हो सकती है, ये सब चीजें देखनी है। तो पहले ये छटाक से उतारो, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी करो, जल्दी। चलिए अब देखिए, एकदम ध्यान से समझिएगा मेरी बातों को। इस पे जब क्वेश्चन कराएंगे तो बहुत मजा आने वाला है, पहले इसको समझ लो। देखो क्या है भाई, पाराबोला अपवर्ड बनेगा कि पाराबोला डाउनवर्ड, ये डिपेंड करता है लीडिंग कॉफिशिएंट ए पे। मींस इफ ए की वैल्यू 0 से बड़ी है, ये लीडिंग कॉफिशिएंट यानी x² की जो कॉफिशिएंट है उसकी वैल्यू अगर 0 से बड़ी है, तो हमारा जो ग्राफ होता है वो बनता है पाराबोला अपवर्ड। क्या बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, बताओ, पाराबोला अपवर्ड बनेगा। यानी अगर मेरे को ग्राफ दिया है और ग्राफ ऊपर की तरफ बना हुआ है, तो एक चीज तो 100% कंफर्म हो जाता है, ग्राफ दिया है और ग्राफ ऊपर की तरफ बना है, तो एक चीज तो 100% कंफर्म हो जाता है कि मेरे ए का वैल्यू जो है वो किससे बड़ा होगा, बताओ, वो 0 से बड़ा होगा। ठीक है, तो अगर हम कह दें कि मेरा ए 0 से बड़ा है, इसका मतलब मेरा ग्राफ कैसा बन रहा है, पाराबोला अपवर्ड बन रहा है। और अगर वही हम एक और सिचुएशन ले लेते हैं
हैं कि मेरा अगर a 0 से छोटा है, यानी लीडिंग कॉफिशिएंट एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट होता है वो अगर 0 से छोटा है बच्चों, तो उस केस में मेरा जो ग्राफ बनता है, बताओ वो ग्राफ कैसा बनता है? वो ग्राफ बनता है पाराबोला डाउनवर्ड, यानी वो नीचे की तरफ खुला हुआ रहेगा, उसका मुंह ऊपर नहीं खुला रहेगा, बल्कि उसका मुंह कैसे खुला रहेगा? उसका मुंह ऐसे नीचे की तरफ खुला रहेगा। ये है पाराबोला डाउनवर्ड। तो अपवर्ड होना या डाउनवर्ड होना किस चीज पे डिपेंड करता है? डिपेंड करता है एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट, जिसको हम लोग कहते हैं लीडिंग कॉफिशिएंट। ठीक है, समझ आ रही है बातें? तो बताओ भैया, अगर हम बोले पाराबोला अपवर्ड बनेगा कि पाराबोला डाउनवर्ड बनेगा, ये किस चीज पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट पे, जिसको हम लोग कहते हैं लीडिंग कॉफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर a की वैल्यू 0 से बड़ी है तो पाराबोला अपवर्ड बनेगा, अगर a की वैल्यू 0 से छोटी है तो पाराबोला डाउनवर्ड बनता है। बोलो, क्लैरिटी है? कोई दिक्कत है तो बोलो, एकदम प्रॉब्लम नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं ना। देखिए कितना मजा आएगा अभी, इसको उतार लीजिए। ठीक है, अब आता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट भी हमारे पाराबोला पे इफेक्ट डालता है। ठीक है, ए तो डालता ही है, डिस्क्रिमिनेंट भी डालता है। चलो मान लो हमने ले लिया कि मेरा ए जो है वो 0 से बड़ा है। ठीक है, ए कैसा है मेरे बच्चों? 0 से बड़ा है। अच्छा, वेरी गुड। अब पहला केस कि अगर ए 0 से बड़ा है और डिस्क्रिमिनेंट भी 0 से बड़ा आ जाए। ठीक, तो एक बात बताओ, मैंने आपको सिखाया है, अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा आ जाता है, डिस्क्रिमिनेंट किससे बड़ा आ गया? 0 से बड़ा आ गया, तो उस कंडीशन में जो रूट्स होते हैं वो कैसे होते हैं बताओ? तो आप बताए थे सर, रूट्स रियल होते हैं, और रियल के साथ साथ आपने ये भी बोला था कि जो रूट्स होते हैं वो अनइक्वल होते हैं, यानी बराबर नहीं होंगे। यानी हमारे पास 2 रूट्स होंगे, अल्फा और बीटा, है ना? अच्छा, आ जाओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन y बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। समझ रहे हो बात को? चलो अब हमको एक छोटी सी कॉन्सेप्ट मेरी क्लियर करो जरा। एक बात बताओ, रूट्स का ग्राफिकल मतलब क्या है? हम अगर पूछें कि रूट्स को तुम ग्राफिकली कैसे विजुलाइज करना चाहते हो, ऐसे तो अगर नॉर्मल कोई पूछे तो हम लोग आराम से बोल सकते हैं कि रूट्स का मतलब है x का वैल्यू जिसके लिए y 0 हो जाए। ठीक है, तो सोचो कि x का वैल्यू जिसके लिए y 0 है, तो मेरे पास अगर इसके 2 वैल्यू मिलते हैं अल्फा और बीटा, और हम इनसे कोऑर्डिनेट बनाते हैं, तो x तो अल्फा, लेकिन अल्फा रखने पे y कितना मिलेगा मेरे बच्चों? 0। x तो बीटा रखने पे y कितना मिलेगा मेरे बच्चों? 0। तो हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट्स मिले, एक अल्फा 0, एक बीटा 0। इन दोनों कोऑर्डिनेट्स में एक बात बड़ी खास है कि इनका y कोऑर्डिनेट 0 है। तो अगर इनका y कोऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब है कि ये दोनों के दोनों पॉइंट x एक्सिस पे रहे होंगे, रहेंगे ना? एकदम, ये दोनों पॉइंट कौन से एक्सिस पे रहे होंगे? x एक्सिस पे, क्योंकि x ही एक्सिस पे ऐसा हो सकता है, x ही एक्सिस पे ऐसा पॉसिबिलिटी है कि हमारे y कोऑर्डिनेट 0 हो जाए। तो यहां एक मतलब आता है कि अगर इस इक्वेशन का ग्राफ x एक्सिस को काटेगा, तो जहां जहां काटेगा x एक्सिस को, वहां y कोऑर्डिनेट 0 होगा और x कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होगा। तो जहां जहां पाराबोला यानी जहां जहां क्वाड्रेटिक का यानी किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ x एक्सिस को काटता है, वो x की वैल्यू हमारे उस पॉलिनोमियल की 0 कहलाती है। फिर से सुनिएगा मेरे बात को, एकदम गौर से सुनिएगा। x एक्सिस को कोई भी पॉलिनोमियल जहां जहां काटेगा, वो सारे x कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमारे पॉलिनोमियल का रूट्स होगा, 0 होगा। क्यों? क्योंकि वही x पे y की वैल्यू 0 मिलती है। ठीक है, समझ रहे हो बात को? अब सोचो इस सिचुएशन में कितने रूट्स हैं? अल्फा बीटा, तो और a कैसा है? 0 से बड़ा। तो इतना तो फिक्स है मेरे प्यारे बच्चों, इतना तो फिक्स है, गारंटेड है, सोचना ही नहीं है। इतना फिक्स है कि मेरा ग्राफ
या तो ऐसे बनेगा, समझना मेरी बात को, या तो मेरा ग्राफ ऐसे बनने वाला है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पूरी तरह से फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक, नहीं तो मेरा ग्राफ ऐसे बनेगा, है ना, आधा पार्ट फर्स्ट में और आधा पार्ट फर्स्ट में, आधा पार्ट सेकंड में, और नहीं तो मेरा ग्राफ ऐसे बनने वाला है। एकदम ध्यान से दिखना, एकदम दोनों का दोनों थर्ड में। समझो एकदम बहुत बहुत हम गौर से तुमको चीजें बता रहे हैं। पता है इसको सिखाने में कितना मेहनत लगता है, तुम आराम से समझना, एकदम धीरे धीरे समझो। सर हमने केस लिया कि a की वैल्यू 0 है, ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें a की वैल्यू 0 से बड़ी है, यानी गारंटेड है कि ऊपर ही ग्राफ बन सकता है, बाकी और कहीं ग्राफ नहीं बन सकता है। उसके साथ हमने एक और केस ले लिया कि मेरे d की वैल्यू 0 से बड़ी है, यानी मेरे रूट्स रियल हैं और अनइक्वल हैं। तो अगर रियल और अनइक्वल रूट्स हैं तो दो हैं अलग अलग हैं, तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने जगहों पे काटेगा मेरे बच्चों? 2 जगहों पे काटेगा। ये अल्फा ये बीटा, ये अल्फा ये बीटा, ये वाला अल्फा और ये वाला बीटा। क्यों 2 जगहों पे काटेगा? क्योंकि रूट्स का मतलब ही होता है वो एक्स का वैल्यू जिसके लिए वाई 0 हो जाए। तो अगर हम अल्फा रखते हैं तो वाई 0 होता है, बीटा रखते हैं तो वाई 0 होता है, यानी ये दोनों जो कोऑर्डिनेट होंगे ये वाई एक्सिस पे थोड़ी मिलेंगे, ये एक्स एक्सिस पे ही मिलेंगे। और इसीलिए एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट कटा, ये दोनों के दोनों पॉइंट इस इक्वेशन के क्या कहलाएंगे? रूट्स कहलाएंगे। और यहां से एक जनरल बात आता है कि पॉलिनोमियल का ग्राफ अगर x में है, पॉलिनोमियल अगर x वेरिएबल में है, तो पॉलिनोमियल का ग्राफ x एक्सिस को जितने जगहों पे काटेगा उसकी डिग्री उतनी होगी, और वो जो x हमको मिलेगा वही उसका रूट्स होगा। जैसे बताओ ये कितने जगहों पे पॉलिनोमियल ने काटा? 2 जगहों पे, तो इसकी डिग्री कितनी? 2 हो गई। अगर मैं कोई ऐसा ग्राफ ले लूं, यहां ध्यान दीजिए, यहां अगर मैं कोई ऐसा ग्राफ ले लूं और मैं पूछूं कि बताओ ये पॉलिनोमियल का मान लेते हैं ग्राफ है, चलो बताओ कितने जगहों पे काटा? 1 2 3 4, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसने कितने जगहों पे काटा है? 4 जगहों पे काटा है। आ रही है बात समझ में? कोई दिक्कत है? अच्छा, ये काटेगा क्यों? क्योंकि इसका रियल रूट्स है, और रियल रूट्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कौन कौन से 3 ग्राफ बन सकते हैं? या तो दोनों फर्स्ट, माने दोनों का दोनों रूट फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, या तो एक रूट फर्स्ट में हो और एक रूट सेकंड में हो, या तो दोनों का दोनों रूट थर्ड क्वाड्रेंट में हो। तो समझना मेरी बात को, यहां पे ध्यान से समझो। अब ये बनेगा कि ये बनेगा कि ये बनेगा, ये सब बात की बात है, ये सब हम लोग बाद में देखेंगे। लेकिन ये 3 पॉसिबिलिटी ही बन सकती है, या तो ऐसा, या तो ऐसा, या तो ऐसा। ठीक, समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब? अब आराम से पहले इसको उतार लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो डू इट फास्ट। तो अगर आपका a 0 से बड़ा है, समझना एकदम बढ़िया से, अगर हमारा a 0 से बड़ा है तो पाराबोला ऊपर की तरफ बनेगा, अपवर्ड बनेगा, और उसमें भी अगर मैंने डिस्क्रिमिनांट को, समझना मेरी बात को, डिस्क्रिमिनांट को भी 0 से बड़ा कर दिया तो हमको 3 वेराइटी के ग्राफ्स मिलते हैं। पहला वेराइटी का ग्राफ ऐसा मिलता है जिसमें अल्फा और बीटा दोनों ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और अलग अलग है, बिकॉज d 0 से बड़ा है। तो 2 जगहों पे ग्राफ काटेगा और अलग अलग मिलेगा। नहीं, अगर ऐसा नहीं मिलेगा तो हमको एक ऐसा ग्राफ मिलेगा जिसमें मेरा अल्फा हो सकता है नेगेटिव पार्ट में चला जाए, माने एक रूट नेगेटिव हो जाए और दूसरा रूट पॉजिटिव हो जाए, और ये भी नहीं तो तीसरा मेरा ये हो सकता है कि मेरा दोनों का दोनों रूट ही नेगेटिव हो जाए। अब सर कब में कौन कैसा ग्राफ बनने वाला है, कब कैसा कौन सा ग्राफ बनेगा? तो आपको पता है ना कि अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो अल्फा को बीटा से गुना करोगे तो c/a मिलेगा। ठीक है, और आप जानते हैं कि आपका a पहले से पॉजिटिव है। देखो ये दिया हुआ है ना, इट इज गिवन
इट इज गिवन कि ए आपका 0 से बड़ा है, ये पता है कि ए 0 से बड़ा है और इन दोनों का प्रोडक्ट भी 0 से बड़ा है, तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, इसका मतलब सी भी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, सी भी पॉजिटिव मिला। समझना, एकदम ध्यान से समझो, सी भी कैसा मिल गया मेरे प्यारे बच्चों, पॉजिटिव। सी भी कैसा मिल गया, पॉजिटिव मिल गया। अब आते हैं एक और प्रॉपर्टी, एक और प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं क्या, कि सर जी अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, होता है ना माइनस बी अपॉन ए। अब सोचो अल्फा भी पॉजिटिव है बीटा भी पॉजिटिव है, तो इस साइड तो मेरा पॉजिटिव संख्या आ गया। एकदम गौर से समझना बच्चों, यही समझने में बच्चों को दिक्कत आता है। अल्फा भी पॉजिटिव बीटा भी पॉजिटिव, तो इस तरफ तो पॉजिटिव आ गया। चलिए अब यहां माइनस लगा हुआ है, ठीक है। अब बी का पता नहीं, लेकिन ए का पता है कि मेरा ए भी पॉजिटिव है। सोचना मेरी बात को, इधर पॉजिटिव है, एलएचएस पॉजिटिव है और मेरा ए भी पॉजिटिव है, तो बचा माइनस बी। अब बी मेरा निगेटिव हो जाएगा, तब ना ये निगेटिव और ये निगेटिव मिलके इस पूरे को पॉजिटिव कर देगा। इतना तो श्योर है कि मेरा एलएचएस के तरफ जो भी चीज है वो पॉजिटिव है, एलएचएस मेरा पॉजिटिव ही आना है। तो पॉजिटिव किसी पॉजिटिव के तो बराबर हो सकता है, तो आरएचएस को भी क्या बनाना पड़ेगा बताओ, आरएचएस को भी पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो आरएचएस को पॉजिटिव कैसे बनाएंगे सर, ये ए मेरा 0 से बड़ा, ए किस चीज से बड़ा है बताओ, 0 से बड़ा है। ए अगर पॉजिटिव है तो इसका तो छोड़ो, ये तो पॉजिटिव रहा, तो ऊपर बच गया माइनस बी। अब माइनस साइन नेगेटिव का, तो बी को नेगेटिव होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा। अगर बी नेगेटिव हो जाए तो माइनस बी और ये माइनस मिलके टोटल को पॉजिटिव कर देंगे, तो एलएचएस बराबर आरएचएस हो जाएगा। यानी अल्फा, यहां से पता चला कि ए पॉजिटिव सी पॉजिटिव और बी कैसा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, आई मीन 0 से छोटा होना चाहिए, तब ऐसा ग्राफ मिलता है। यानी अगर मेरे पास ए 0 से बड़ा है डी 0 से बड़ा है और ग्राफ इस टाइप का मिला है, यानी अल्फा बीटा दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो सिंपल याद रखना कि उस केस में ए तो पॉजिटिव होगा, सी भी पॉजिटिव होगा और बी की वैल्यू 0 से क्या होगी, कम होगी। दोनों पॉजिटिव तो बी का वैल्यू निगेटिव। समझ में आया बात। ये वाला क्वेश्चन आते हैं सर। पहला केस, दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं, सी बाई ए आता है। अच्छा बताओ, बीटा पॉजिटिव है अल्फा नेगेटिव है, तो आरएचएस साइड आई मीन एलएचएस साइड नेगेटिव आ गया। अब आपको पता है कि ए की वैल्यू कैसी, ए की वैल्यू कैसी है, बताओ बताओ ए का वैल्यू कैसा है, ए का वैल्यू आपको पता है पॉजिटिव, तो सी क्या हो जाए कि इस साइड भी नेगेटिव आ जाए, आरएचएस साइड भी नेगेटिव आ जाए, तो सी को भी क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा। तो यहां से मिल गया बात, ओ ए पॉजिटिव, बी का बारे छोड़ दो, बी बाद में, सी नेगेटिव। यानी अगर ऐसा ग्राफ बनता है तो सी कैसा हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। यानी सी नेगेटिव है, ए पॉजिटिव है, बी कैसा भी हो, बी पे हम कुछ नहीं कह सकते अभी फिलहाल, लेकिन हाँ ए और सी अगर ऐसा है तो ये वाला ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, अगर इस ग्राफ के बारे में हम बात करें तो इस ग्राफ में सर अगर पहला रूल लगाते हैं अल्फा इंटू बीटा, तो सी बाई ए आएगा। सर देखो कितना मजेदार बात, अल्फा भी निगेटिव बीटा भी निगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव इस साइड हो गया पॉजिटिव, और आपको पता है कि ए पॉजिटिव है तो सी क्या हो जाना चाहिए, सी भी पॉजिटिव। यानी यहां ए तो पॉजिटिव है ही, सी भी पॉजिटिव है। समझ रहे हो बात को। अब हमारे पास एक और मजेदार कहानी आ गई कि सर अगर जोड़ते हैं, दोनों को जोड़ते हैं, अल्फा बीटा करते हैं, माइनस बी बाई ए आएगा। सर अल्फा नेगेटिव बीटा भी नेगेटिव, यानी इस साइड आ गया नेगेटिव। ए आप जान रहे हैं, ए आप जान रहे हैं कि पॉजिटिव है, तो बी ऐसा क्या हो जाए कि मेरा आरएचएस साइड भी नेगेटिव हो जाए, तो बी भी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यानी अगर ए 0 से बड़ा, बी 0 से बड़ा, सी 0 से बड़ा, तीनों 0 से बड़ा आता है, ए भी बड़ा, बी भी बड़ा, सी भी बड़ा, तीनों के तीनों 0 से बड़े आते हैं और डिस्क्रिमिनेंट भी 0 से बड़ा आता है, तो उस केस में आपको दोनों का दोनों जो रूट्स मिलेगा, अल्फा बीटा दोनों रूट्स नेगेटिव मिलेगा। समझ गए बात को। तो ये एक कंक्लूजन है, ये सब कंक्लूजन आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, और इसको समझने के लिए हो सकता है कि आपको इस वीडियो को 3-3 बार देखना पड़े, 4-4 बार देखना पड़े, लेकिन अगर समझना चाहते हो और अपने लेवल को
इतना उठाना चाहते हो कि बाहर के बच्चे से कंपेयर कर सको, बाहर के बच्चों को जो चिन्मया में क्लास 10th कर रहे हैं, जो डीपीएस बोकारो में पढ़ रहे हैं, जो अलग अलग हायर स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, जहां पे टीचर इन सब चीजों को स्कूल्स में बताता है, अगर उस लेवल पर अपने आप को लेके जाना चाहते हो तो मेरी बात को समझो, इन सब चीजों को 10-10 बार 5-5 बार देखो, देख के सबको समझने की कोशिश करो, तब जाके तुमको ये आत्मसात होगा। क्योंकि देखो बेटा, अगर ऑफलाइन वीडियो हो रहा होता तो हम एक एक बच्चे से पूछ पूछ के बताते, लेकिन यहां ऑनलाइन है, मेरे को नहीं समझ आ पा रहा है कि आप उस लेवल तक पा रहे हो कि नहीं। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आप समझो एक एक छोटी छोटी बातों को, लेकिन आप ले नहीं पा रहे हो, ये मेरे को समझ में तो आ नहीं रहा है। तो प्लीज इस चीज पे ध्यान से समझो। अगर चाहते हो कि तुम 10th के बाद किसी ऐसे लेवल पर कंपीट करो, 10th के बाद अगर आप जाते हैं, कोटा जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो वहां पे आपको कंपीट करना होता है, बहुत अलग अलग जगहों से बच्चे आते हैं, ठीक है। सुपर 30 का कोर क्या था, मैं खुद सुपर 30 में पढ़ा, उसका कोर क्या था, उसका इंटेंशन, ऐसा नहीं है कि वहां पे जो मैथ्स के टीचर थे आनंद सर, वो बहुत मतलब अच्छा तो पढ़ाते हैं, दैट्स गुड, जो भी है आज मैं उन्हीं की वजह से हूं, तो वो अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा समय देते हैं, नहीं, ना ही हमारे फिजिक्स के टीचर, ना ही हमारे केमिस्ट्री के टीचर। क्या अच्छी बात थी वहां पे? अच्छी बात थी कि वो जो ग्रुप मिलता है ना 30 लोगों का, वो 30 लोगों के ग्रुप अलग अलग जगहों से चुने होते हैं, और उनके अंदर जो मटेरियल, उनके अंदर जो सोचने की शक्ति होती है, जो कंपटीशन वो देते हैं ना बेटा, वो कंपटीशन तुमको कहीं नहीं मिलेगा। और जब तक इंसान के पास कंपटीशन नहीं है, इंसान ग्रो नहीं कर सकता है। कंपटीशन रखोगे तो ही ग्रो कर पाओगे, और कंपटीशन को पास करने की कैपेबिलिटी तभी होगा जब कुछ एक्स्ट्रा पढ़ोगे। तो मन लगाओ और दम लगा के पढ़ो, जी जान झोंक दो बच्चों, तब जाके सीखोगे। समझ रहे हो बात को? मैं एक बार और बता रहा हूं बच्चों, आपको ये कंडीशंस ध्यान रखने हैं, ठीक है। चलो पहले इसको उतार लो, फिर आगे बढ़ते हैं। डू इट फास्ट। अब जैसे मान लो तुमसे पूछा, तुमसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, देखो कैसा क्वेश्चन पूछेगा इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। लिख देगा इट हैज टू रूट्स अल्फा एंड बीटा, ये दे दिया क्वेश्चन, अल्फा एंड बीटा 2 रूट्स हैं उसके बाद। और उसके बाद क्या पूछ देगा आपसे कि if a is greater than 0, b is greater than 0, c is greater than 0 and d is also greater than 0, ठीक। then आप क्या कह सकते हैं? पहला, अल्फा बीटा दोनों पॉजिटिव होगा, दूसरा अल्फा पॉजिटिव होगा, बीटा पॉजिटिव होगा, तीसरा अल्फा नेगेटिव होगा, बीटा नेगेटिव होगा, चौथा अल्फा नेगेटिव होगा और बीटा पॉजिटिव होगा, और आखिरी नन। बताओ, देखो क्वेश्चन कुछ नहीं दे रखा है भाई, यहां पे पॉजिटिव नेगेटिव तुमको यहां से पता लगाना है, इन सब चीजों से पता लगाना है कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। तो आपको पता है कि ए भी 0 से बड़ा, बी भी 0 से बड़ा, सी भी 0 से बड़ा और डी भी 0 से बड़ा। अब तीनों 0 से बड़ा है, यानी आखिरी वाला केस चल रहा है अपने को, यानी पट से दोनों रूट्स कैसे होंगे? नेगेटिव होंगे, यानी सी नंबर ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। मान लो तुमको ये नहीं पता होता, दिमाग लगाते कैसे कि सर देखो अल्फा प्लस जो बीटा होता है वो होता है -b/a, ठीक है। अब समझना सर, ये हो गया मेरा अल्फा, ये हो गया मेरा बीटा, ठीक है। ये माइनस को अलग करो, b मेरा पॉजिटिव है तो मान लो कोई भी पॉजिटिव नंबर, a मेरा पॉजिटिव है, मान लो a कोई भी पॉजिटिव नंबर, तो पॉजिटिव बाई पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही होगा, यानी ये पूरी पॉजिटिव, और बाहर निगेटिव लगा दिया, यानी अल्फा और बीटा को जोड़ने से क्या मिल रहा है? नेगेटिव मिल रहा है। तब क्या हो सकता है? हो सकता है कि अल्फा और बीटा दोनों नेगेटिव हो सकता है। एक तो चांस ये बनता है कि सर तब ऐसा हम कह सकते हैं कि अल्फा भी मेरा नेगेटिव होगा और बीटा भी मेरा नेगेटिव, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि अल्फा पॉजिटिव हो और बीटा नेगेटिव हो जाए, और ज्यादा हो, जैसे ये 2 हो जाए, ये -4 हो जाए, हो सकता है, ये केस तो हो सकता है सर। तो इससे कुछ क्लियर हो पाया क्या? नहीं, इससे तो मेरे 3 ऐसा भी तो हो सकता है कि अल्फा नेगेटिव हो जाए या बीटा पॉजिटिव हो जाए, इससे तो कुछ नहीं क्लियर हुआ। तो हम दूसरे कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है मेरे बच्चों? अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a। अब आप देखो सर, बड़ा मजेदार बात है, अल्फा के बारे में नहीं पता, बीटा के बारे में नहीं पता, लेकिन c मेरा पॉजिटिव है और a भी मेरा अच्छा,
तो दो गो संख्या को जोड़ने पे नेगेटिव आ रहा है लेकिन दोनों को गुना करने पे पॉजिटिव आ रहा है, तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है ना जब दोनों के दोनों कैसे हो, नेगेटिव हो। दोनों के दोनों कैसे हो, नेगेटिव हो। तो क्या मान दोगे, सी मान दोगे। ऐसा क्वेश्चंस पूछा जाता है जब आप एग्जाम देने जाओगे। 10th लेवल पे KVPY है, NTSC है, फिर तुम्हारे पास IMO है, उसके बाद रेजोनेंस का होता है, रेजोनेट, बुल्सआई होता है, बंसल कार, एलन का टेस्ट होता है, टैलेंट टेक्स्ट। ऐसे बहुत से पेपर हैं जो आप तुम दोगे, मार्गदर्शन वगैरह ढेर सारे पेपर आएंगे। अब उसमें तुम क्वाड्रेटिक पढ़े, वो ऐसा क्वेश्चन दे देगा, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा बनाओ। बच्चे कहेंगे यार कुछ दिया नहीं है, फालतू जीरो से बड़ा बड़ा देके कौन सी दिमाग खराब किए हुए, कैसे बनाए। ऐसे बनाना होता है, ऐसे लॉजिक लगाना होता है, समझ रहे हो। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे ग्राफिकल में। मैंने जानबूझ के ये क्वेश्चन बताया ताकि आप समझ पाओ कि ग्राफ कितना इंपॉर्टेंट आने वाला है, ठीक है। चलो इसको उतार लो, इस क्वेश्चन को, फिर आगे बढ़ते हैं। डू इट फास्ट। कम से कम एक सेक्शन तो आज खत्म करूं मैं। चलो, तो D 0 से बड़ा वाला केस समझ गए। बताओ, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है और A की वैल्यू 0 से बड़ा है, तो दो बातें तो कंफर्म है सर कि पहला तो पाराबोला अपवर्ड बनेगा और डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है, इसलिए ग्राफ दो जगहों पे काटेगा। जहां जहां काटेगा वो एक्स एक्सिस होंगे और वो हमारे रूट्स होंगे। वो रूट्स दोनों के दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो सकता है और दोनों का दोनों नेगेटिव हो सकता है। कब क्या होगा इसके कंडीशन आपने लिखवाए हैं, मैं अच्छे से पढ़ के उसको देख लूंगा, ठीक है। चलो बच्चों आ जाओ, अगली बात नेक्स्ट बात। अगर मेरा A 0 से बड़ा है, ये तो है, ये तो लेके चलना है। मेरी डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 के बराबर आती है। जैसे ही मैं डिस्क्रिमिनेंट को बच्चों 0 से बराबर करता हूं, मेरा कंडीशन क्या होगा, मेरे जो रूट्स आएंगे वो रियल तो आएंगे लेकिन कैसे आएंगे, इक्वल, यानी अल्फा जो है वही बीटा है। तो क्या हो जाएगा बताओ, एकदम सिंपल, एकदम सिंपल। या तो ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा और दोनों रूट सेम है तो एक ही जगह पे काटेगा और वो अल्फा बराबर बीटा होगा। ऐसे छू के चल जाएगा, ज्यादा टक से छुआ निकल गया, ऐसे छू के निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये छूना या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो या फिर सेकेंड क्वाड्रेंट में छूना हो जाए, अल्फा बराबर बीटा दोनों नेगेटिव आ जाए, या फिर थर्ड भैया जी 0 पे छू दे। तो देखो बच्चों, अगर 0 पे छू के जाएगा ना फर्स्ट ना सेकेंड, तब तो तुम जान जाना कि ये ग्राफ है y = x² का, ठीक है, और किसी का नहीं, बस सीधे y = x², तभी 0 हो सकता है। नहीं, ये केस में कहानी अलग हो सकती है, समझ रहे हो बात को। तो ग्राफ आया, ऐसे छू के भाग गया अल्फा बीटा, नहीं तो अल्फा माइनस बीटा। बोलो क्लैरिटी है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो ये तीन टाइप के ग्राफ बन सकते हैं अगर A 0 से बड़ा है और डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो अब देखो, टाइप उतना मत याद करो, कॉन्सेप्ट समझो। अगर A 0 से बड़ा तो ऊपर की तरफ मुंह खोल के ऐ करके बन जाएगा, लेकिन डिस्क्रिमिनेंट से क्या असर पड़ता है कि ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार काटेगा। 0 से बड़ा है तो 2 बार काटेगा, 0 के बराबर है तो टक से छू के चला जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर 0 से कम है तो उसको भी देखते हैं, पहले इसको उतार लो, ठीक है। चलो उतारो फटाक से बच्चों। आइए देखा जाए, लास्ट केस है अपना। अगर A 0 से बड़ा और डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा, अगर ये सीन चल रहा है तो बाबू, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा है तो आपको पता है कि आपके जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, नो रियल रूट्स। तो जब रियल रूट्स ये नहीं है तो भाई उसको रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते हैं, तो ग्राफ एक्स एक्सिस को काटेगा नहीं काटेगा, यानी ऊपर चला जाएगा, या तो ऐसे चला जाए, ठीक है, नहीं तो ग्राफ ऐसे चला जाए, अगर ये भी नहीं पसंद है तो ग्राफ ऐसे चला जाए, कैसे भी चला जाए लेकिन ऊपर जाएगा, एक्स एक्सिस को काटने वाला वो नहीं है। आ गई बात समझ में, कोई दिक्कत इसमें। चलो ये तीनों उतारो, फिर हम तुम लोग को आज एक अच्छा सा क्वेश्चन देते हैं। चलो पहले इसको उतार लो फटाक से।
चलो बच्चों, एक बहुत ही रिमार्केबल क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन हम तुम लोग को देंगे नहीं, ये उतार लिए ना, हम उस क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन अभी नहीं देंगे। हम देखना चाहते हैं कि कौन बच्चा बना के भेजता है। जो बच्चा बना के भेजेगा उसको मेरी तरफ से एक डेयरी मिल्क, ठीक, एक प्राइस तो एक बच्चे ने जीत के रखा है जो बहुत बढ़िया क्वेश्चन बना के दिया था। इस क्वेश्चन को जो बना लेगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो उस बच्चे को डेयरी मिल्क विथ करेक्ट एक्सप्लेनेशन, आई वांट द एक्सप्लेनेशन, ठीक है, मेरे तरफ से उसको डेयरी मिल्क है भाई। चलो अभी 60 वाला, छोटा मोटा नहीं है ना, कहता है इफ fx इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है, हैज नो रियल रूट्स, हैज नो रियल रूट्स, उसके रियल रूट्स नहीं है, और ये भी कहता है एंड ये भी कहता है कि a प्लस बी प्लस सी 0 से छोटा है। a प्लस बी प्लस सी क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 0 से छोटा है। देन आप क्या कह सकते हो? पहला ऑप्शन आपका c 0 के बराबर होगा, दूसरा c 0 से बड़ा होगा, तीसरा c 0 से छोटा होगा, या d नन। ठीक, जो बच्चा इसको बना के भेजेगा, ठीक है भैया, जिसने भी इसको बना के भेज दिया उसको मेरी तरफ से एक डेयरी मिल्क है। अब भाई मैं पेटीएम कर दूंगा, है ना, अपना नंबर पेटीएम का दे देना मेरे को, सही होगा मैं पट से बोलूंगा भैया नंबर भेजो, आपको एक डेयरी मिल्क का प्राइस मिल जाएगा, आप डेयरी मिल्क खरीद लीजिएगा, ठीक है, खा लीजिएगा खरीद के। तो ये डेयरी मिल्क क्वेश्चन था, ठीक। तो बनाओ एक और लेक्चर मेरे को लगेगा इसके ग्राफ को थोड़े और डीप बताने में, एक और लेक्चर, कल का लेक्चर, ठीक, और उसके बाद हम लोग अपना ग्राफिकल कॉन्सेप्ट खत्म कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद अब आप कमेंट करके हमको बताओ कि पहले आप क्वाड्रेटिक के वर्ड प्रॉब्लम्स बनाना चाहते हो या फिर आप कुछ एडवांस एक्स फैक्टर सीखना चाहते हो। एक्स फैक्टर सीखना चाहते हो तो पहले एक्स फैक्टर बताएंगे और तब वर्ड प्रॉब्लम पे जाएंगे, और नहीं तो पहले वर्ड प्रॉब्लम बताएंगे फिर लास्ट में एक्स फैक्टर बताएंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको बताना है कमेंट करके कि एक्स फैक्टर पढ़िएगा कि आप वर्ड प्रॉब्लम पढ़िएगा, ठीक है। मेरे हिसाब से पूछो तो एक्स फैक्टर पढ़ो, ज्यादा मजा आएगा, वर्ड प्रॉब्लम सबसे आखिरी के लिए ज्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। चलो तो बिना देर किए मस्ती से एंजॉय करो, घर पे रहो, खुश रहो, सबको अच्छे से खुश रखो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड एट लास्ट स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।